अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन टेम्पल। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भावना नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी बीमार ही रहती थी। भावना के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन गांव वाले भावना को ही उसके माँ बाप के मरने का कारण समझते थे, उसे मनहूस समझते थे। भावना को पूजा अर्चना करना बहुत पसंद था, लेकिन मंदिर का पुजारी भावना को मंदिर में आने ही नहीं देता था। एक दिन भावना मंदिर जाकर पुजारी से कहती है, पुजारी जी, आज मेरा व्रत है, मुझे मेरे माता की पूजा करने दो। अरे चल भाग यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पूजा करने की? तुम्हारी छाया भी माता पर नहीं गिरनी चाहिए, मनहूस कहीं की। निकलो यहाँ से। भावना बेचारी रोते रोते कमल के तालाब के पास जाती है। वहां पर थोड़ी देर बैठकर घर जाने के लिए वो उठती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है और तालाब के गहराई में चली जाती है। वो ऊपर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाती। तभी उसे पानी के नीचे एक सुरंग दिखती है। वो तैरते तैरते उस सुरंग की ओर चली जाती है और उस सुरंग के अंदर जाकर वहां पर वो देखती है कि एक अंडरग्राउंड में माता का भव्य मंदिर है। उसे देखकर भावना बहुत चौंक जाती है और खुश भी होती है। वो उसी अंडरग्राउंड मंदिर में अपना व्रत तोड़कर पूजा करती है। तभी उसे मूर्ति से एक आवाज आती है, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हुई भावना। ये लो एक छोटा सा गोल्डन मंदिर तुम्हारे लिए, लेकिन इसे छोटा समझने की जरूरत नहीं। ये एक जादुई गोल्डन मंदिर है, जिससे तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी और तुम्हें गांव के मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भावना उस मंदिर को छूते ही उस तालाब से बाहर आती है और वो मैजिकल गोल्डन टेम्पल लेकर घर आती है। घर में ही वो उस मंदिर की रोज पूजा करती है, जिसकी वजह से उसकी दादी माँ भी ठीक हो जाती है। उनके घर में खुशी आती है। लेकिन एक दिन मंदिर में चोरी होती है। पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे चोरी हो गई, मंदिर में किसी ने माता के गहने चुराए। अरे अपशगुन हो गया, अरे अपशगुन हो गया। गांव के लोग ये सुनकर मंदिर के सामने इकट्ठा होते हैं। उसमें से एक आदमी सामने आता है और कहता है, पुजारी जी, मुझे तो उस भावना पर ही शक है। वो कैसे? मैंने उसके घर में आज सवेरे ही एक गोल्डन टेम्पल देखा। अच्छा, चलो उसके घर अभी पता कर लेते हैं। पुजारी के साथ गांव के लोग भावना के घर जाते हैं और उसके घर में घुसकर तलाशी करते हैं। पुजारी जैसे ही वो गोल्डन टेम्पल देखता है, उसकी आंखें चौंक जाती है। वो कहता है, अरे ओ मनहूस लड़की, ये सोने का मंदिर कहाँ से आया? मतलब तुम ही वो चोर हो जिसने माँ के गहने चुराए और मंदिर खरीदा? नहीं नहीं पुजारी जी, ये तो स्वयं मुझे माता ने ही दिया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन पुजारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और माता के दी उस मैजिकल गोल्डन टेम्पल को हाथ लगाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, मंदिर से पुजारी को जोर का बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिरता है। तभी उस मैजिकल गोल्डन टेम्पल से आवाज आती है, मूर्ख गांव वालों, तुम इस पाखंडी पुजारी की बात सुन रहे हो? इस पुजारी ने ही माता के गहने चुराए हैं और भावना पर इसका इल्जाम लगाया है। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें इस मैजिकल गोल्डन टेम्पल को छूते ही बिजली का झटका क्यों लगा? ये सुनकर सभी गांव वाले पुजारी को पकड़कर खूब मारते हैं और उसे पुलिस के हवाले करते हैं। इधर भावना जाकर माता के सारे गहने पुजारी के घर से वापस लाकर माता को चढ़ा देती है। गोल्डन ट्रैक्टर। सिंहगढ़ गांव में गंगा नाम के किसान को अपनी पत्नी पार्वती से 2 बच्चे हुए। गंगा ने अपने बड़े बच्चे का नाम लंकेश और छोटे बच्चे का नाम रमेश रखा। गंगा खेती बाड़ी करके दोनों बच्चों को बड़ा करता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, गंगा की उम्र हो जाती है और अब वो बहुत थक चुका होता है, जिस वजह से वो अब खेती करना छोड़ना चाहता है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, पार्वती, अभी मुझसे पहले जैसा काम नहीं करना होता। जी हाँ, उम्र भी हो चुकी है अब तो। मेरे ख्याल से यही सही वक्त है अपने दोनों बेटों में काम बांट देने का।
ठीक है, लेकिन खेती की जिम्मेदारी किसे दूं? कैसे पता करूं कि कौन लायक है कौन नहीं? मेरे ख्याल से आप उन दोनों की एक परीक्षा लीजिए, पता चल ही जाएगा खेती संभालने के लिए बड़े और छोटे बेटे में कौन लायक है। दूसरे दिन सुबह पार्वती अपने दोनों बेटों को अपने बाबूजी के पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो लंकेश और रमेश, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। तुम्हारे बाबूजी खेती की जिम्मेदारी तुम दोनों में से किसी एक को देना चाहते हैं। ये बात सुनकर बड़ा बेटा लंकेश कहता है, हम दोनों भाइयों में बड़ा मैं ही हूँ, इसलिए खेती की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, इस बात का फैसला तुम्हारे बाबूजी ही करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गंगा अपने दोनों बेटों को घर के गराज में बुलाता है और कहता है, देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर 2 ट्रैक्टर है, जिसमें एक ट्रैक्टर सोने का है, जिसको मैंने लाल रंग से रंग दिया है। तुम दोनों को एक एक ट्रैक्टर को संभालना है और खेती भी करना है, लेकिन ट्रैक्टर का रखरखाव भी साथ में करना है। तुम दोनों ये काम जितनी ईमानदारी और सच्चे दिल से करोगे, वो सोने का ट्रैक्टर और खेती की जिम्मेदारी मैं उसी को दूंगा। गंगा अपने दोनों बेटों को ट्रैक्टर देकर उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत देता है। दोनों बेटे अपने अपने ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं और काम पर लगते हैं। दोनों शुरुआत में बड़े ही जोश से काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बड़ा बेटा लंकेश काम करने से कतराता है और खेत में ट्रैक्टर को खड़ा करके उसके ऊपर ही सो जाता है। लेकिन रमेश बहुत मेहनत करता है और अपने ट्रैक्टर का भी अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे रोज साफ और स्वच्छ भी रखता है। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं और बाबूजी से मिलने का वक्त आता है। तभी बड़ा बेटा लंकेश सोचता है, अरे बाप रे, इतने जल्दी 15 दिन बीत गए। मुझे पता है कि मेरा ही ट्रैक्टर सोने का है और मुझे ही खेती की जिम्मेदारी मिलेगी। चलो ट्रैक्टर का थोड़ा पेंट निकाल कर देखता हूँ आखिर सोने का ट्रैक्टर दिखता कैसे है। लंकेश ट्रैक्टर का थोड़ा पेंट निकाल कर देखता है, लेकिन उसे अंदर कोई सोना नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद दूसरी जगह से देखने पर सोना दिख जाएगा, इसलिए वो दूसरे जगह पर ट्रैक्टर का पेंट निकाल कर देखता है। ऐसा करते करते वो पूरे ट्रैक्टर का पेंट उखाड़ देता है, लेकिन उसे सोने का ट्रैक्टर नहीं दिखता। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, अरे क्या माँ, क्या बाबूजी हमें धोखा दे रहे हैं? मैंने पूरे ट्रैक्टर का पेंट उखाड़ कर देखा, लेकिन कहीं से भी सोने का ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई बात नहीं बेटा, तुम ज्यादा सोचो मत। रात हो गई है, अभी सो जाओ। कल बाबूजी से पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। दूसरे दिन सुबह पार्वती दोनों बेटों को बुलाती है। चलो मेरे दोनों बच्चों, बाबूजी से मिलने का समय आ गया है। समय आ गया है कि किसे खेती की जिम्मेदारी मिलेगी ये जानने का। दोनों भाई बाबूजी के पास आते हैं। लंकेश का ट्रैक्टर देखकर गंगा बड़ा परेशान होता है और उसे कहता है, मेरी सारी की सारी खेती आज से रमेश संभालेगा। ये सुनकर लंकेश कहता है, अच्छा बाबूजी, तो ये आपका प्लान है। रमेश छोटा है ना, आपका सबसे लाडला भी तो है वो। आपने जानबूझकर सोने का ट्रैक्टर उसे ही दिया था। ऐसा कहकर लंकेश पत्थर से रमेश के ट्रैक्टर का पेंट निकालता है, लेकिन वो ट्रैक्टर भी सोने का नहीं रहता। ये देखकर गंगा कहता है, तुम दोनों को मैंने कोई सोने का ट्रैक्टर नहीं दिया। सोने का ट्रैक्टर तो वो वहां मैंने छुपा कर रखा है। तुम परीक्षा में फेल हो गए लंकेश। अपने छोटे भाई की तरह मेहनत करते तो खेती की जिम्मेदारी और सोने का ट्रैक्टर तुम्हें ही मिलता। इस तरह से गंगा रमेश को खेती की जिम्मेदारी और सोने का ट्रैक्टर दे देता है। रमेश भी बहुत मेहनत और लगन से खेती संभालता है और लंकेश को उसकी मदद करने के लिए रखता है। गोल्डन हेलीकॉप्टर। मिर्जापुर नाम के गांव में अमीर चंद नाम के एक अमीर आदमी को एक बेटा होता है। उसका नाम गोल्डी होता है। गोल्डी को बचपन से ही सोना बहुत पसंद होता है। उसके पास सोने के खिलौने, सोने का ब्रश, सोने का बेड, यहाँ तक कि सोने की साइकिल भी होती है। लेकिन जैसे जैसे गोल्डी बड़ा होता है, उसे सोने की कार भी चाहिए होती है, जिसलिए गोल्डी अपने बाबूजी से बात करता है। बाबूजी बाबूजी। अरे क्या है, क्यों इतना शोर कर रहा है? बाबूजी मुझे कार चाहिए। हाँ तो ले लो, कोई भी, गराज में इतनी सारी पड़ी है, कोई भी कार ले ले जाके। बाबूजी मुझे सोने की ही कार चाहिए।
अबे तेरा ये क्या नाटक है बे? जो भी चीज चाहिए वो सोने की ही, क्या पागलपन है ये तेरा? मुझे नहीं पता बाबूजी, मुझे कैसे भी करके सोने की कार चाहिए बस। अमीरचंद दूसरे ही दिन गोल्डी के लिए सोने की कार खरीद कर लाते हैं। उस कार को देखने के लिए गोल्डी के दोस्त उसके घर आते हैं। प्रवीण नाम का दोस्त सोने की कार देखकर कहता है, अरे वाह गोल्डी, नाम के जैसे ही तूने सोने की कार भी रखी है घर में, क्या बात है। चलो इसे चला कर देखते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे सिवा कोई नहीं चलाएगा इस कार को, समझे? अरे कोई बात नहीं, तूने चलाई क्या हमने चलाई क्या, एक ही बात है, चलो अब। ये बात कहकर सारे दोस्त गोल्डी की कार में बैठकर घूमने जाते हैं। लेकिन कार सोने की होने की वजह से बहुत चमकती है और रास्ते पर चलने वाले दूसरे गाड़ियों को देखने में तकलीफ होती है। तभी अचानक गोल्डी एक ट्रक के सामने आता है। कार में से निकलने वाली चमक ट्रक ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है, जिस वजह से उसको दिखाई नहीं देता और वो ट्रक को एक दुकान में घुसा देता है। ट्रैफिक पुलिस गोल्डी को गिरफ्तार करते हैं और हवालात में डाल देते हैं। अमीरचंद उसे छुड़ाकर शाम को घर लाता है और कहता है, अबे तेरे बाप ने कभी ऐसे कार चलाई थी? वो तो आपको ही पता होगा ना पिताजी। अरे नालायक, चुप कर और रख दे वो कार गराज में, फिर कभी दोबारा उसे मत निकालना, समझे तुम? कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन गोल्डी को एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का मन होता है, जिसके लिए वो अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी बाबूजी, मुझे गोल्डन हेलीकॉप्टर चाहिए। कुर्सी पर बैठे हुए अमीरचंद ये बात सुनते ही नीचे गिर जाते हैं और फिर उठकर कहते हैं, अबे ढक्कन, ये क्या कह रहा है? तुझे ढंग से कार तो चलानी नहीं आती और अब हेलीकॉप्टर चाहिए? बाबूजी, कार तो रोड पर चलानी पड़ती है ना, लेकिन हेलीकॉप्टर तो हवा में उड़ता है, उसे रोड पर चलाने की थोड़ी जरूरत होती है, इस वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। गोल्डी की जिद देखकर अमीरचंद उसके लिए गोल्डन हेलीकॉप्टर खरीद कर देता है। गोल्डी भी उसे उड़ाना सीखता है और एक दिन उड़ाते उड़ाते वो बहुत ऊपर तक हेलीकॉप्टर लेकर जाता है, जिस वजह से गोल्डी बहुत डर जाता है और हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो देता है। हेलीकॉप्टर ऊपर तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और वो सोने का होने के कारण सूरज की रोशनी उससे तेजी से रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले दूसरे हेलीकॉप्टर और प्लेन्स को देखने में परेशानी होती है। ये देखकर एयरफोर्स के प्लेन्स गोल्डी के हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और उसे नीचे उतारने के लिए कहते हैं। गोल्डी जैसे ही अपना गोल्डन हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है, एयरफोर्स वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे फिर से जेल में डाल देते हैं।